This show is sponsored by Narayana Medical College and Hospital. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी न्यूज की खास पेशकश डियर जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ आंचल दुबे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, शो के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं कैसे मेडिकल एक्सपर्ट से जो आपको घर बैठे ही प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शहर के जाने माने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल जैन। डॉक्टर, स्वागत करती हूँ आपका डियर जिंदगी में। थैंक यू वेरी मच आंचल जी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये एजुकेशन हम लोग स्प्रेड करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, हमारे दर्शकों के लिए सबसे पहला और सीधा सवाल कि एक यूरोलॉजिस्ट के पास कब जा सकते हैं, कब सही समय है जब जाकर के विजिट कराना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं होती अक्सर। यूरोलॉजिस्ट यूरोलॉजी विज्ञान से संबंधित है, उसका विशेषज्ञ होता है। और यूरोलॉजी विज्ञान में यूरिन यानी कि पेशाब से संबंधित सभी अंगों की बीमारियां आती हैं। किडनी, यूरेटर, पेशाब की थैली, प्रोस्टेट, ये सभी अंग ऐसे हैं जिनकी बीमारियां इसमें आती हैं। इसके अलावा सेक्स रिलेटेड सारी डिजीज़ेस भी यूरोलॉजी विज्ञान में आती हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता के पुरुषों से संबंधित कारण भी इस विज्ञान में आते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए जिनको यूरिन से संबंधित परेशानी है, सेक्स संबंधित परेशानी है, निसंतानता संबंधी परेशानी है। ये सब लोगों को यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। जी डॉक्टर, सबसे ज़्यादा केसेस आपके सामने अगर आते हैं तो पेशेंट्स जो है किस तरह की शिकायत लेके आते हैं जो बहुत कॉमनली देखी गई हैं? सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं। यूरिन का बार बार जाना, यूरिन में जलन का होना, पेशाब में खून का आना, पेशाब बहुत तेज़ लगना और जाते जाते छूट जाना, ये सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं जिसके साथ में सारे लोग आते हैं हमारे पास। उसमें पुरुष भी होते हैं, स्त्रियां भी होती हैं और बच्चे भी होते हैं। ठीक है डॉक्टर, आपने बताया कि यूटीआई इन्फेक्शन उनमें से सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। क्या है यूटीआई इन्फेक्शन और ये क्यों होता है? सबसे पहले यूटीआई एक एब्रीविएशन है जिसका फुल फॉर्म है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसा कि इन्फेक्शन शब्द से मालूम पड़ता है कि इसमें संक्रमण होता है। यूरिन के संक्रमण बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। तो जब भी कोई बैक्टीरिया यूरिनरी सिस्टम में प्रवेश करता है तो वो वहाँ पर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ पैदा करता है। स्वेलिंग करना, रेडनेस आना, जिसकी वजह से पेशाब बार बार होना, छूट जाना, ये सभी चीज़ें होती हैं। जब यूटीआई ज़ोर पकड़ता है और ज़्यादा हो जाता है तो बुखार आने लगता है। अच्छा। अगर यूटीआई को हम लोग डिवाइड करें तो ये दो प्रकार का होता है, एक अनकॉम्प्लिकेटेड, दूसरा कॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई खतरनाक नहीं होता मगर उसको समय से ट्रीट कर लेना चाहिए। कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में कोई ना कोई ऐसा कारण बॉडी के अंदर होता है जिसका इलाज किए बिना यूटीआई को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर हम दवाई से उसको दबा भी देते हैं और बुखार वगैरह ठीक भी हो जाता है, लेकिन अगर उसके रूट कॉज को हम ठीक नहीं करेंगे तो वो यूटीआई कभी ख़त्म नहीं होगा।
इस रूट कॉज में मुख्य प्रॉब्लम होती है रुकावट। पेशाब के प्रवाह में किसी भी तरह की रुकावट हो, किडनी से लेकर और बाहर तक आने तक किसी भी जगह पर अगर रुकावट है, जो पथरी की वजह से हो, प्रोस्टेट की वजह से हो या किसी और वजह से हो, तो यूरिन अंदर रुक जाता है, जिसमें इन्फेक्शन फिर परसिस्टेंटली बना रहता है। ठीक है, तो डॉक्टर क्या ये मेल और फीमेल में दोनों इसके अलग सिम्टम्स हैं या फिर ये कॉमनली देखा जाता है? सिम्टम्स तो दोनों लोगों में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन कारण अलग अलग होते हैं। अच्छा। महिलाओं के लिए पहले मैं बात करूंगा। महिलाओं में यूटीआई बहुत कॉमन है, पुरुषों से कम 10-15 गुना ज़्यादा है। उसका कारण उनकी रचना है, जो जेनाइटो यूरिनरी अंग होते हैं उनकी रचना है, और चूँकि वहाँ पर पाखाने का रास्ता भी बिल्कुल बगल में होता है, इसलिए बैक्टीरिया का प्रवेश यूरिनरी सिस्टम में होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हर उम्र पर अलग अलग कारण होते हैं। यंग महिलाओं में और नवविवाहित महिलाओं में यूटीआई का मुख्य कारण सेक्स रिलेटेड होता है, इसीलिए इस बीमारी को हनीमून सिस्टाइटिस नाम भी दिया गया है। अच्छा। जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम होती है उनको फिर हम लोग प्रिवेंशन के तौर तरीके बताते हैं कि अपनी नॉर्मल लाइफ को जीते हुए किस तरह से यूटीआई से बचना है। जैसे ही महिलाएं प्रौढ़ होती हैं या थोड़ा सा बुजुर्ग होने लगती हैं, तो उसमें हार्मोनल डेफिशिएंसी की वजह से और वेजिनाइटिस की वजह से मुख्य कारण होते हैं। तीसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो होती है कि किसी भी तरह का अवरोध अगर यूरिनरी सिस्टम में है, तो मूत्र नली का सकरापन या कोई और रुकावट हो। पुरुषों में रुकावट के कई सारे कारण होते हैं, जिनमें से कि प्रोस्टेट का बढ़ना, बीपीएच, या प्रोस्टेट का कैंसर या प्रोस्टेटाइटिस नाम का इन्फेक्शन, ये सारे कारण पुरुषों में होते हैं, जिनकी वजह से यूटीआई काफ़ी होता है। ये सारी बीमारियां अक्सर 50 की उम्र के ऊपर होती हैं। यंग पुरुषों में जो कारण होता है वो सेक्स रिलेटेड इन्फेक्शन होते हैं, जिनको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बोलते हैं। इस तरह से इन्फेक्शन मुख्यतः बैक्टीरिया की वजह से होता है और ट्रीटेबल है। अच्छा सर, आपने बताया ये ट्रीटेबल है, तो क्या ट्रीटमेंट्स आज की डेट में अवेलेबल है? इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? क्योंकि आपने कई रीजंस बताए हैं, तो क्या सबके जो ट्रीटमेंट है वो भी अलग है? हाँ, बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले तो हमको यूटीआई किस वजह से हुआ, संक्रमण किस इन्फेक्शन से हुआ है, उसके लिए हम सब लोगों को यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन और कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कराना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली चूँकि कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट 3 दिन बाद आती है, तो बहुत सारे फिजिशियंस, डॉक्टर्स भी नहीं कराना चाहते इसको, और मरीज भी कहता है कि साहब रिपोर्ट तो 4 दिन बाद आनी है, लेकिन उसको कराना चाहिए। उन 4 दिनों में हम लोगों को टेम्परेरी ट्रीटमेंट देना चाहिए और इस बात का इंतज़ार करना चाहिए कि उसकी रिपोर्ट के अनुसार हम एंटीबायोटिक दें। अगर हम सटीक एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि इन्फेक्शन के बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो अगर हम सटीक एंटीबायोटिक देंगे तो मात्र 5 दिन की 6 दिन की दवाई से ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन ठीक किया जा सकता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसी जांचें करनी चाहिए जिससे कि हमको उसका रूट कॉज पता लगे। फॉर एग्जांपल एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर होना चाहिए, और अल्ट्रासाउंड में भरे हुए पेशाब पर अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, और पेशाब करवाने के बाद में ये देखना चाहिए कि कितना पेशाब अंदर रह जाता है, क्योंकि जो पेशाब अंदर रह जाता है वही इन्फेक्शन का मुख्य कारण है। अच्छा। फ्लोमेट्री नाम की एक रिपोर्ट होती है, जिसमें एक कंप्यूटराइज्ड कमोड के ऊपर यूरिन कराया जाता है, और वो ये नापता है कि फ्लो कितना है, टाइम कितना लगता है, स्पीड अच्छी है कि नहीं है यूरिन की। तो अल्ट्रासाउंड, यूरोफ्लोमेट्री, यूरिन कल्चर, ये 3 मुख्य चीज़ें जो होनी चाहिए, और इन सब में जो भी कारण रूट कॉज निकल के आता है, साथ साथ उसका भी इलाज करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर, ऐसे कई लोग हैं जिनको रात में उठ करके अर्जेंसी लगती है कि उन्हें पेशाब के लिए जाना है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या ये किसी खतरनाक बीमारी की तरफ दर्शाता है जिसको लेकर के टेस्ट कराना ज़रूरी है? बहुत सारे लोगों को अर्जेंट फीलिंग होती है और वो पेशाब रोकने में अक्षम होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बाथरूम तक नहीं पहुंच पाए और रास्ते में यूरिन लीक हो गया, तो हम लोग इसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। अच्छा। ये ऐसे समझ लीजिए कि जैसे यूरिन की थैली जो है वो एंग्री है, गुस्से में है, तो इसलिए वो उसका पेशेंस नहीं है, वो छोड़ देती है यूरिन को। तो इस बीमारी को हम लोग ओवर एक्टिव ब्लैडर बोलते हैं। जैसा कि नाम से विदित है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, सेंसिटिव है। तो हम लोगों को इन्फेक्शन रूल आउट करना चाहिए,
कि ये कहीं इन्फेक्शन की वजह से तो नहीं है, और अगर वो प्राइमरी ओवर एक्टिव ब्लैडर है जो बिना इन्फेक्शन के होता है तो उसकी कुछ स्पेशल मेडिसिन्स होती हैं जो पेशाब की थैली को शांत करने के लिए दी जाती हैं, ताकि उसमें जो स्वेलिंग है वो सब ठीक हो जाए, उसकी होल्डिंग पावर बढ़ जाए और पेशेंट को अर्जेंसी और अर्जेंट कॉन्टिनेंस कंट्रोल में आ जाए। बहुत ही अच्छी मेडिसिन्स आ गई हैं इस चीज़ के लिए अब, लेकिन कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन सी इस्तेमाल करना है, ये सब अनुभव के साथ ही आता है। ठीक है सर, जब यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो बहुत लोग को पास करने में तकलीफ होती है या जलन महसूस होती है, तो इसके रीजंस क्या हैं, क्यों इतना प्रॉब्लम है ये इस चीज़ को लेकर के? हाँ, इस सिम्टम को हम लोग डिसयूरिया बोलते हैं। डिसयूरिया मतलब डिस्कम्फर्ट इन यूरिन। इन जनरल लोग पेशाब की जलन बोलते हैं इसको, और इसके कई सारे कारण हैं। वन ऑफ द कॉमनेस्ट जो कारण है वो यूरिन का इन्फेक्शन है। इसके अलावा अगर फ्लो अच्छा नहीं है और पेशाब की थैली के प्रेशर और यूरिनरी नली का सकरापन अगर है तो भी जलन होती है, क्योंकि वो रिलेशन, प्रेशर का रिलेशन अच्छा नहीं बैठ पाता, फ्लो और प्रेशर का रिलेशन बिगड़ जाता है, तो इसलिए भी जलन होती है। अगर अंदर इन्फेक्शन है तो अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, जैसा कि नाम से आपको समझ में आएगा, इनफ्लेम यानी कि जैसे कि आग लग गई हो, जलन जिसे बोलते हैं। तो ये सब वजह होती हैं, और सबसे कॉमन कारण इस जलन का यूरिनरी इन्फेक्शन होता है। ठीक है सर, ये बताइए कि बहुत से लोग हैं जिनमें देखा गया है कि यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, इसके पीछे के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं? किसी को अगर आप देखें तो येलोइश है, किसी को पिंकिश की तरफ है, या क्या वो किसी तरह की मेडिकेशन की वजह से है जिस पे वो चल रहे हैं, या इसके पीछे और कोई रीज़न हो सकता है? मैं कलर बताने के साथ साथ उसकी वजह भी बताऊंगा। अगर एकदम रेड कलर आ रहा है या हल्का रेड कलर आ रहा है तो ये मान के चलना चाहिए कि यूरिन में ब्लड है। और सबसे पहले हम लोगों को यूरिन टेस्ट करा के देखना चाहिए कि उसमें आरबीसीज हैं या नहीं है, यानी खून की रक्त कणिकाएं उसमें हैं या नहीं। अगर खून है तो हम लोगों को आगे जांचों पे बढ़ना चाहिए, हम लोगों को रूल आउट करना चाहिए, इन्फेक्शन, कैंसर, ट्रॉमा, ये सब चीज़ें रूल आउट करनी चाहिए। अगर ब्लड नहीं है तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनके खाने से पेशाब का रंग नारंगी हो जाता है। जैसे ट्यूबरक्लोसिस की एक दवा आती है रिफेम्पिसिन, पेशाब की जलन में इस्तेमाल होने वाली एक दवा आती है पाइरिडियम। इनको खाने से पेशाब का रंग नारंगी हो जाता है। ठीक है। और उस नारंगी रंग की वजह से भी मरीज को फिर ये डर लगने लगता है कि मेरे पेशाब में कहीं खून तो नहीं आ रहा। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि खाने पीने की जो सामान्य वस्तुएं हैं उनसे यूजुअली पेशाब का रंग नहीं चेंज होता। एक मुख्य कारण है पेशाब के रंग चेंज होने का पानी का अमाउंट। जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं उनका पेशाब का रंग बिल्कुल पानी जैसा होता है। जो लोग एवरेज पानी पीते हैं उनका पेशाब का रंग लाइट येलो होता है, विच इज़ ए नॉर्मल यूरिन कलर। जो लोग कम पानी पीते हैं उनका पेशाब का रंग डार्क येलो होता है, और वो बिल्कुल कभी कभी बहुत कम पानी अगर पिया है तो वो बिल्कुल सरसों के तेल जैसा भी हो सकता है। ठीक है सर, ये तो आपने कलर का महत्व बताया कि कैसे पकड़ा जा सकता है कि क्या इन्फेक्शन पनप रहा है। अब हमें बताइए कि यूरिनेशन के वक्त में बहुत लोगों की ये भी शिकायत है कि झाग निकलता है जब वो यूरिन पास करते हैं या वो यूरिन सेटल होती है, तो झाग निकलना क्या ये प्रोटीन लॉस की निशानी है या कुछ और बताता है? हाँ, जिन लोगों को यूरिन में झाग आता है तो देखिए झाग में भी दो तरह का झाग है। एक है कि जो यूरिन करते समय आया और विद इन ए मिनट खत्म हो गया, तो वो झाग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से है, क्योंकि पानी को जब भी थोड़ा दूर से ऊपर से गिराएंगे तो थोड़ा बहुत तो झाग पैदा होता ही है। लेकिन अगर वो झाग परसिस्ट करता है या हमेशा झाग आता है तो इसका मतलब है कि प्रोटीन का लॉस हो रहा है। और इसलिए यूरिन का रूटीन एग्जामिनेशन करके ये देख लेना चाहिए कि उसमें अल्ब्यूमिन तो नहीं है, प्रोटीन तो नहीं है। अगर प्रोटीन है तो ये किडनी की बीमारी को इंडिकेट करता है, क्योंकि प्रोटीन नॉर्मली किडनी में जो फिल्टर है उससे बाहर नहीं निकल के आता। और अगर प्रोटीन यूरिन में आ रहा है इसका मतलब है कि हमारे किडनी का जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उसमें कोई ना कोई कमी आ गई है, जिसकी वजह से वो प्रोटीन को बाहर आना अलाउ कर रहा है। और फिर उसका कारण उसकी जांचें जानने की ज़रूरत है, जिसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें प्रोटीन आती है। चलिए सर, ये तो हमने यूरिनेशन को लेकर के बात की। अब बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम को लेकर के बात करेंगे, जिस पे आपने पहले ही बताया था कि ये केसेस जो हैं वो आपके सामने बहुत कॉमनली आते हैं। किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं,
किडनी स्टोन आखिर बनता क्यों है? आज की डेट में ये इतना कॉमन हो गया है, महिलाओं से लेकर के पुरुषों में भी देखा जाता है। क्या रीजन है और ये कैसे डेवलप होता है एक बॉडी में? हाँ, मैं यहाँ पर सिंपल एक सिद्धांत पहले बताना चाहूँगा आपको। केमिस्ट्री का सिद्धांत है कि लिक्विड्स और सॉलिड्स के बीच में जब भी अनुपात बिगड़ेगा तो सॉलिड्स पानी में जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो आज की तारीख में हम लोग पानी तो खैर कम नहीं पीते हैं, बहुत कम लोग हैं जो पानी कम पीते हैं। पानी का तो इनटेक सबका शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही है, लेकिन ठोस पदार्थ हम लोग बहुत खा रहे हैं। खाने पीने का प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है और हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खा रहे हैं, तो वो जो ठोस पदार्थ है जो पानी में सॉल्युबल नहीं हो पाता वो प्रेसिपिटेट होने लगता है। जब वो प्रेसिपिटेट होता है और उसको कोई भी जगह मिलती है जहाँ पे वो चिपक गया, रुक गया, तो फिर उसकी ग्रोथ होने लगती है। तो एनक्रस्टेशन यानी कि एक किसी कण का जमना, फिर उसके बाद में उसका बढ़ना, इन्यूक्लिएशन, और ये सारी चीज़ें, और फिर उसकी ग्रोथ, इस तरह से करके वो स्टोन बनता है। ये स्टोन के लिए लोगों को अपने खाने पीने पर ध्यान रखना चाहिए। पानी की उचित मात्रा होनी चाहिए, विच इज़ अबाउट 2 लीटर्स पर डे, और खाने की चीज़ों को कम करना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है, मॉडर्न लाइफ स्टाइल में खाने की चीज़ों का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। फास्ट फूड लोग बहुत खा रहे हैं और हर तरह की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी। ठीक है डॉक्टर, आपने बताया कि किडनी स्टोन में पानी पीने का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, पर हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि पानी पीने की मात्रा कितनी होनी चाहिए? कितना पीना ज़्यादा है और कितना पीना कम है? एक नॉर्मल व्यक्ति को जो बहुत मेहनत का काम नहीं करता और परिश्रम नहीं करता, उसको ऑन एन एवरेज 1.5 टू 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे होना चाहिए। यहाँ वाटर का मतलब सिर्फ वाटर नहीं है, ऑल टाइप्स ऑफ लिक्विड्स, चाय, दूध, जूस, सभी चीज़ें मिला के 1.5 से 2.5 लीटर के बीच में होना चाहिए। 2 वेरिएबल हैं यहाँ पर, एक है मौसम और आप किस एनवायरनमेंट में काम करते हैं। अगर आपके काम करने की एनवायरनमेंट गर्म है, पसीना आता है आपको, तो आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अगर आप सिडेंट्री वर्कर हैं, हल्का फुल्का काम करते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, एयर कंडीशनर चल रहा है, आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। सारी मेडिकल की फिजियोलॉजी की बुक्स ये कहती हैं कि हमें 24 घंटे में यूरिन का आउटपुट वॉल्यूम 700 ml मिनिमम चाहिए और 2.5 लीटर मैक्सिमम चाहिए। तो जो लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और 2.5 लीटर पर डे से ज़्यादा यूरिन बनाते हैं, तो वो भी किसी ना किसी रूप में लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है। ठीक है डॉक्टर, ये बहुत बड़ी मिथ थी जिसको लेकर के आपने हमारे दर्शकों को बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दी है कि कितना पानी का सेवन ठीक है और कितना पीना चाहिए आपके स्वास्थ्य को बरकरार करने के लिए। डॉक्टर, हमें बताइए कि किडनी स्टोन को ट्रीटमेंट के क्या क्या प्रोसेस हैं आज की डेट में, अगर मेडिकल लाइन में बात करें, बिना सर्जरी के भी और सर्जरी के साथ भी? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि इसके माध्यम से मैं लोगों के भ्रम दूर करूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पत्थर वाकई में पत्थर है और वो उन पदार्थों का बना हुआ है जो पानी में घुलते नहीं हैं। तो अतः पत्थर को घोलने की प्रक्रिया, या वो लोग जो कहते हैं कि हम पत्थर गला देंगे, ये रॉन्ग कंसेप्ट है। पत्थर कभी गल नहीं सकता। सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पत्थर बहा देंगे। पत्थर एक ऐसी चीज़ है जो पानी में बह भी नहीं सकता, तैर भी नहीं सकता। तो बहाने का कंसेप्ट और गलाने का कंसेप्ट दोनों ही गलत हैं। लेकिन यहाँ पर हर किसी को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। वो व्यक्ति जिसकी पथरी 5 मिलीमीटर या 6 मिलीमीटर से छोटी है, वो हमारे यूरिनरी रास्ते से छोटी है, अतः वो स्वयं अपने आप कुछ दिनों में निकल के बाहर आ जाती है। उस पूरे पीरियड में हमको मरीज़ का इलाज लक्षणों के आधार पर करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड में ये देख लेना चाहिए कि स्टोन किस लेवल पर है और कितना बड़ा है। अगर छोटा पत्थर है, ज़्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है, तो कुछ मेडिसिन हम लोग देते हैं और यूजुअली 15 से 20 दिन में स्टोन बाहर निकल आता है। इसको हम लोग मेडिकल एक्सपल्सिव थेरेपी MET बोलते हैं। और इसमें कुछ दवाइयाँ हैं जो ठीक काम करती हैं। वो एक्चुअली में जो पाइप होता है जिसके थ्रू स्टोन को पास होना है, वो उसको डायलेट कर देती हैं, चौड़ा कर देती हैं, तो स्टोन के बाहर निकलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जो स्टोन 6 मिलीमीटर से बड़े हैं और जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतनी ही उसकी बाहर निकलने की संभावना कम होती जाएगी। ऐसी सिचुएशन में हमको किडनी पर ध्यान देना चाहिए बजाय स्टोन पर ध्यान देने के, क्योंकि हमारा जो अंग है, जो महत्वपूर्ण है, जिसकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, जिसके बिना हमारी ज़िंदगी संभव नहीं है, वो किडनी है।
तो अगर किडनी खराब हो गई, जैसा कि करीब करीब स्टोन के मरीजों में 15% लोग ऐसे हैं जो अपनी किडनी को बिल्कुल ख़राब कर लेते हैं, और ऐसी स्थिति में हम लोगों के पास आते हैं जब हम लोगों के पास कोई चारा नहीं होता ये एडवाइस करने के अलावा कि भाई तुम्हारी किडनी पूरी ख़राब हो गई है, इसको निकालना पड़ेगा। तो मैं लोगों से, पथरी के लोगों से मैं यही उनको जागरूक करना चाहता हूँ कि वो पत्थर की तरफ ध्यान ना दे के किडनी की तरफ ध्यान दें कि उनकी किडनी में डैमेज तो नहीं हो रही, नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर किडनी खराब हो रही है, किडनी में स्वेलिंग यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस बढ़ रही है, किडनी का जो कॉर्टिकल सिस्टम है, जो फिल्टर सिस्टम है, वो दिन पे दिन थिन होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उनको इंतज़ार नहीं करना चाहिए और उनको ऑपरेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने दोनों ही तरीके बताए कि कब आपको सर्जरी की तरफ जाना है और कब आपको सर्जरी की तरफ नहीं जाना है। ठीक है डॉक्टर, हमें ये बताइए कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से किडनी फेलियर देखने को मिलता है? क्या रीजंस, अभी आपने किडनी की ही बात की, तो बड़े रीजंस क्या हैं जो इसमें आते हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे शरीर में वैसे तो सभी अंग महत्वपूर्ण हैं, मगर जिनको वाइटल अंग बोलते हैं, वाइटल का मतलब है कि जिनके बिना ज़िंदगी संभव नहीं है, वो सिर्फ 5 हैं अपने शरीर में: दिमाग, दिल, फेफड़ा, गुर्दा और जिगर यानी लिवर। तो गुर्दा एक वाइटल अंग है, अतः हमको इसकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। और जिन लोगों का गुर्दा खराब हो जाता है उनसे जाकर पूछिए कि वो बेचारे कितने परेशान रहते हैं ज़िंदगी भर। अब गुर्दे की इम्पोर्टेंस बताने के बाद में फिर उसके फेलियर के कारण समझने चाहिए, उसके ख़राब होने के कारण समझने चाहिए। मोटे मोटे तौर पर 2 तरह के कारण हैं। एक है मेडिकल कारण। तो जो मेडिकल कारण होते हैं उनमें से 2 मुख्य कारण जो हमारे समाज में हैं वो हैं डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। तो डायबिटीज़ जो है हमारे देश में आज की तारीख में हर तीसरे व्यक्ति को है। और अगर डायबिटीज़ को हम कंट्रोल में रखें, अपने खाने पीने को कंट्रोल में रखें, दवाइयाँ टाइम से लें, तो किडनी खराब नहीं होगी। दूसरी जो बीमारी है वो है हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर भी एक बिजली की लाइन की वोल्टेज की तरह से है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर बिजली की लाइन की वोल्टेज ज़्यादा है तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स फूक जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आपकी ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं जिनमें कि किडनी भी शामिल है वो सब फेलियर की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। किडनी सूखती जाती है, छोटी होती जाती है और अल्टीमेटली फेलियर में चली जाती है। इन मेडिकल कारणों में जो एक और मुख्य कारण है वो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये एक तरह का इम्यूनोलॉजिकल इन्फेक्शन है जो अपने ही बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की वजह से डेवलप होता है। तो ये मैंने मेडिकल कारणों के बारे में बताया जिनका के इलाज मेडिकल है, दवाइयाँ हैं। अब दूसरी तरफ आते हैं सर्जिकल कारण या रिवर्सिबल कारण। तो स्टोन की वजह से होने वाली किडनी जो खराब होती है वो एक रिवर्सिबल कारण है, इसलिए स्टोन के लोगों को बहुत जागरूक होना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये दवा से गल जाएगी या निकल जाएगी, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मैं आपके पास अगला सवाल यही लेकर के आ रही थी कि बहुत से लोग हैं जिनको स्टोन की शिकायत है मगर वो उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं। वो कहते हैं जब तक दिक्कत नहीं है तब तक काटाफीटी करने की ज़रूरत क्या है, या फिर नॉन सर्जिकल तरीके से भी क्यों दिखाना है जब दिक्कत नहीं कर रहा है। क्या लंबे वक्त में इसको लेकर के कोई दिक्कत आ सकती है अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं? पेट में बना रहता है, किडनी में बना रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको लेकर के? अगर स्टोन बहुत लंबे समय तक कहीं पर है और वो अटक गया है तो वो 2 तरह से नुकसान पैदा करता है। एक, चूँकि स्टोन एक हार्ड सब्सटेंस है और वो एक मांस के नॉर्मल अंग के अंदर मौजूद है, तो वो अपने फ्रिक्शन की वजह से उस सरफेस को ख़राब करता है और उस सरफेस के अंदर घाव बना देता है, छाले बना देता है, सो मच सो कि लॉन्ग टर्म में वहाँ कैंसर भी बन सकता है। अच्छा, तो शायद ये एक ऐसा पॉइंट है जो शायद किसी को नहीं मालूम होगा कि स्टोन की वजह से कैंसर भी बनते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि उसके रुकावट की वजह से यूरिन का जो फ्लो है वो नहीं बनता। जो बाहर यूरिन के फ्लो है मैं उसकी बात नहीं करता, जो किडनी से लेकर ब्लैडर तक का फ्लो है वो रुक जाता है। उसके रुकने की वजह से किडनी में पानी रुकने लगता है, पेशाब रुकने लगता है, स्वेलिंग आने लगती है। उसको हम लोग हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। हाइड्रो यानी कि पानी, नेफ्रो यानी कि किडनी, तो किडनी के अंदर पानी का भरते जाना। तो ये एक प्रेशर डेवलप करता है जो हमारे किडनी के फिल्ट्रेशन को ख़राब कर देता है। तो धीरे धीरे करके किडनी का फिल्ट्रेशन ख़त्म होने लगता है और किडनी का मुख्य काम ही फिल्ट्रेशन है। तो जब फिल्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा तो किडनी ख़राब हो जाएगी। ठीक।
डॉक्टर, ये आपने बताया कि किडनी पे कैसे फर्क डालता है स्टोन होना, गॉल ब्लैडर का भी बताइए। बहुत से लोग हैं जिनमें पाया गया है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, इसमें क्या फर्क है किडनी से? गॉल ब्लैडर के स्टोन की केमिकल रचना किडनी के स्टोन की केमिकल रचना से बिल्कुल डिफरेंट होती है। गॉल ब्लैडर के स्टोन कोलेस्ट्रॉल के बने होते हैं और गॉल ब्लैडर से स्टोन के निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए गॉल ब्लैडर में अगर किसी के स्टोन हैं, मल्टीपल स्टोन्स हैं, कोई सिम्टम्स हो रहे हैं, ख़ासकर डायबिटिक लोगों के एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल उन लोगों को ऑपरेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि उसका कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। साइलेंट स्टोन होते हैं, खाली स्टोन ही नहीं, बहुत सारी डिजीजेस साइलेंट होती हैं। इसलिए लक्षणों के आने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए अनलेस कि आपका डॉक्टर आपसे ये कहे कि भाई अभी हम ऑपरेट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। तो गॉल ब्लैडर में तो हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि हमको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा लें। स्टोन किडनी के स्टोन में जो छोटे स्टोन्स हैं उनमें वेट करना चाहिए, बड़े स्टोन्स में वहाँ भी वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ़र्क बताया आपने किडनी और गॉल ब्लैडर में स्टोन होने को लेकर के। सर ये बताइए कि इमरजेंसी की कौन सी सिचुएशन हो सकती है यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में जिसको लेकर के अब रोका नहीं जा सकता है, इसको तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है? वैसे तो बहुत सारी इमरजेंसीज होती हैं, मगर 3 मुख्य इमरजेंसीज हैं जिनमें के इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पहली इमरजेंसी है रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन, यानी कि पेशाब बिल्कुल रुक गया या बिल्कुल बूंद बूंद आ रहा है और पेशाब की थैली में पेशाब भरता चला जा रहा है। एक स्टेज ऐसी आती है कि उसमें 1 लीटर 2 लीटर पेशाब भर जाता है और मरीज़ दर्द से तड़पने लगता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको तुरंत जाना चाहिए और इसको पेशाब की नली डालकर रिलीव कराया जाता है, मरीज़ को रिलीव किया जाता है और फिर उसके बाद में ये कारण जानने की कोशिश की जाती है कि उसका यूरिन क्यों रुका है। यूरिन रुकने के जो मुख्य कारण हैं उसमें मूत्र नली का सकरापन, जिसको स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा बोलते हैं, और प्रोस्टेट, पुरुषों में प्रोस्टेट है, महिलाओं में भी स्ट्रिक्चर डेवलप होते हैं। तो ये वजह है जिसका तुरंत इलाज होना चाहिए। सेकंड जो कारण है वो है यूरिन में ब्लड का आना, ये भी एक इमरजेंसी है और अगर सिंपल वजह से ब्लड है तो वो दवाई से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर वो कैंसर का इंडिकेटर है, कैंसर अगर है जो अल्ट्रासाउंड में ज़्यादातर समय पता लग जाता है, तो उसका तुरंत इलाज करना चाहिए, उसके लिए दवाइयों पर इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि इन सब इवन कैंसर, यूरोलॉजिकल कैंसर्स का इलाज भी बहुत अच्छा उपलब्ध है और 100% नहीं तो हम लोग मोर देन 80-90% क्योर दे सकते हैं अगर लोग आरंभिक अवस्था में हमारे पास पहुंच जाएं। सर क्या चांसेस हैं कि ये दोबारा नहीं होगा, ये रिलैप्स नहीं होता है? कई ऐसी बीमारियां हैं जो रिलैप्स भी होती हैं, क्या कोई गारंटी है इसको लेकर के कि ये दोबारा होगा नहीं होगा, ट्रीटमेंट करा लिया है? आंचल जी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं आपको इस सवाल के लिए, क्योंकि सभी लोगों के दिमाग में ये रिलैप्स की जो डर है वो होता है। यहाँ पर मैं पहला कंसेप्ट जो लोगों को देना चाहूँगा वो ये है कि दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें रिलैप्स की संभावना नहीं है। इवन खांसी जुकाम भी दोबारा होते हैं, बुखार भी दोबारा होते हैं। तो इसलिए हर बीमारी में रिलैप्स की संभावना होती है और लाइफ लॉन्ग रिलैप्स की संभावना को गारंटेड कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो पहले तो हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि अगर कोई बीमारी है और उसका हमने ट्रीटमेंट किया है तो वो दोबारा हो सकती है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छी बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग हर जगह पे देखते हैं लिखा हुआ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम लोग बीमारी होने के बाद में ट्रीटमेंट के लिए तो आना चाहते हैं और क्योर की अपेक्षा करते हैं, लेकिन हम लोग प्रिवेंशन की तरफ ध्यान नहीं देते कि बीमारी के इलाज के बाद एक सर्टेन समय पे अपॉइंटमेंट लेकर डॉक्टर के पास जाएं और उससे ये हम पूछें कि भाई हम प्रिवेंट करने के लिए क्या करें। और अगर हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में प्रिवेंशन पर ध्यान देंगे तो हमको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर, अभी आपने बात कही थी प्रोस्टेट कैंसर को लेकर के। 50 के ऊपर के उम्र के जो पुरुष हैं उनमें ये काफ़ी कॉमन हो गया है। रीज़न क्या है, इतना जो नंबर ऑफ लोग हैं, केसेस हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं इसको लेकर के, और इसको कैसे रोका जा सकता है, इसका सही इलाज क्या है? प्रोस्टेट का कैंसर पुरुषों में होने वाला सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है और ये एक ऐसी बीमारी है जो एज रिलेटेड है और अक्सर इसकी शुरुआत 60 की उम्र से पहले बहुत कम होती है। लेकिन अगर 60 की उम्र से पहले अगर कैंसर बन गया है तो वो काफ़ी एग्रेसिव होता है और उसका एग्रेसिव ट्रीटमेंट होना चाहिए। जिन लोगों को कैंसर लेट स्टेज पे होता है, 80-85 की उम्र पे जाके होता है, जो कि बहुत कॉमन है,
तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर कैंसर की स्टेज पर डिपेंड करता है कि हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। हर कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। तो स्टेज 3 और 4 जो कि मेटास्टेटिक डिजीज़ कहलाती है, उसमें हम लोग हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। और अगर हम किसी 80-85 साल की उम्र पे स्टेज 3 और 4 की बीमारी में अगर हम उसको ऑन एन एवरेज 5 to 10 ईयर्स की लाइफ सर्वाइवल की गारंटी दे सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मेडिकल साइंस इससे बढ़िया और कुछ नहीं कर सकती जी। और जिन लोगों में एग्रेसिव कैंसर है, जिन लोगों को यंग एज पे कैंसर है, उनको रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी नाम के ऑपरेशन पर जाना चाहिए। स्टेज 1 और स्टेज 2 में रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और आज की तारीख में रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक विधि से की जा रही है। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं कानपुर शहर के अंदर रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत कर सकूं। जी सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी आपके इस अच्छी पहल के लिए। डॉक्टर, इसको जो प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रहे हैं, इसको पकड़ा कैसे जा सकता है? क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो कराया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा जिससे ये जल्द से जल्द पकड़ में आ सके या इसके शुरुआती लक्षण समझ में आ सके? इस सवाल के जवाब को सभी लोगों को सुनना चाहिए और 50 की उम्र से पहले प्रोस्टेट के कैंसर की संभावना बहुत कम होती है। 50-55 की उम्र पे पहुंचने के बाद में हर पुरुष को इस बात के लिए जागरूक होना चाहिए और ज़्यादा नहीं तो साल में 1.5 साल में एक बार उसे अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसमें पाखाने के रास्ते से फिंगर डाल के चेकअप किया जाता है। डायरेक्ट प्रोस्टेट को छू के देखा जा सकता है। अगर वो प्रोस्टेट मुलायम है, उसमें कोई हार्डनेस नहीं है, तो कैंसर की संभावना नहीं है। अगर उसमें ज़रा सा भी कोई नोड्यूल है या हार्डनेस है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमको ये रूल आउट करना चाहिए कि कैंसर तो नहीं है। एक टेस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। कहने को प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन कई सारी बीमारियों में बढ़ सकता है, प्रोस्टेट के इन्फेक्शन में भी बढ़ जाता है, लेकिन अगर ये अच्छी मात्रा में बढ़ा हुआ है तो ये प्रोस्टेट कैंसर का इंडिकेटर है। और ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को MRI गाइडेड या ट्रांसरेक्टल डिजिटल गाइडेड बायोप्सी करानी चाहिए। बायोप्सी से भी लोग बहुत डरते हैं। यहाँ पर ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बायोप्सी से लोगों को डरना नहीं चाहिए। निडल डालने से कोई बीमारी नहीं फैला करती, तो निडल डालकर उसमें से टिश्यू का टुकड़ा लेकर उसको प्रूव करना चाहिए कि वो कैंसर है या नहीं है, और अगर वो कैंसर है तो उसके इफेक्टिव ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। डरना नहीं चाहिए, रूल आउट करना ज़रूरी है और अगर है तो ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा कि हम किसी बीमारी से पीड़ित हैं और हमको उसके इलाज पर जाना चाहिए। फॉर्चुनेटली आज की तारीख में मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की की है कि हम लोग इन लेट स्टेजेस के कैंसर को भी कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, आपने बताया कि कौन कौन से ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि प्रोस्टेट कैंसर के आपको सिम्टम्स हैं कि नहीं हैं। सर, बात करते हैं स्टेरॉइड्स को लेकर के। आज की डेट में हर अगला आदमी अपनी फिटनेस के लिए जिम में जा रहा है या एब्स बनाने के लिए जा रहा है। सर, ये बताइए, स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल बहुत कॉमन हो गया है लोगों में, फिर चाहे वो पुरुष हों फिर चाहे वो महिलाएं हों। इसको लेकर के बताइए कि क्या लंबे वक्त में इसको लेकर के कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं यूरोलॉजी के डिपार्टमेंट में? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर सभी को जागृत होना चाहिए और नेचुरल एक्सरसाइज के तरीके से मसल्स बनाना, एब्स बनाना अच्छी बात है, मगर मेडिसिन्स लेकर एब्स बनाना, स्टेरॉइड लेकर एब्स बनाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को ये भी डिसाइड करना चाहिए कि हम किस प्रोफेशन में हैं। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जो लोग एथलीट्स हैं, उनके लिए एप्स की ज़रूरत इसलिए होती है कि वहाँ सब कुछ उनकी उस पर प्रोफेशन पूरा उस पर आधारित है। जनरल आदमी को जेंटल एक्सरसाइजेस और मॉडरेट एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी चाहिए। हैवी एक्सरसाइजेस या कंपैरिजन करने से आप स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं कि हमें भी एप्स चाहिए बिल्कुल ऐसे ही जैसे हीरोइन की होती हैं, तो उससे बात नहीं बनती। स्टेरॉइड्स दुधारी तलवार है। स्टेरॉइड्स उन बीमारियों में जहाँ पर कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी जिनमें स्टेरॉइड्स के बिना काम नहीं चल सकता, वहाँ पर हमको स्टेरॉइड्स लेना चाहिए क्योंकि वो उस शरीर की, उस बॉडी की ज़रूरत है। तो ज़रूरत पे ली हुई चीज़ नुकसान नहीं करती।
लेकिन जब हम लोग किसी चीज़ को हेल्दी स्टेट में लेते हैं, बिना ज़रूरत के लेते हैं, तो वो 100% बॉडी को नुकसान करेगा और अल्टीमेटली फिर जो पूरे सेल्स की मेम्ब्रेन ख़राब होने लगती हैं, उसकी परमिबिलिटी ख़राब होने लगती है, उसका सब कुछ ख़राब होने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेरॉइड्स बहुत नुकसान करते हैं और शायद ही शरीर का कोई ऐसा अंग हो सर से पांव तक जहां स्टेरॉइड का नुकसान का इफेक्ट नहीं आता। जी डॉक्टर, जाने से पहले एक आखिरी सवाल, किडनी की सेहत को कैसे बरकरार रखें? हमारे दर्शकों के लिए एक मैसेज प्लीज़। बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे तो ईश्वर ने किडनी को इतना बढ़िया बनाया है कि किडनी हर अनवांटेड चीज़ को फिल्टर करके निकाल देती है, लेकिन हमको सबसे पहले तो किडनी के ऊपर अनवांटेड चीज़ों का लोड घटाना चाहिए। तो हम लोगों को अपनी डाइट पे विशेष ध्यान रखना चाहिए और ओवर ईटिंग से बचना चाहिए, एबनॉर्मल ईटिंग से बचना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो एबनॉर्मल हैं, जिनको इंसान को नहीं खाना चाहिए, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उन सब चीज़ों से बचना चाहिए। मॉडरेशन में हर चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, एक्सेसिव अमाउंट में कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। वेजिटेरियन फूड पर यहाँ मैं स्ट्रेस करूँगा कि वेजिटेरियन फूड बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अकेजनल और बहुत कम अमाउंट में खाया हुआ नॉन वेजिटेरियन फूड तो नुकसान नहीं करता, लेकिन एक्सेस में खाया हुआ नॉन वेजिटेरियन फूड, टू मच ऑफ मिर्च मसाला और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब अल्टीमेटली बॉडी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में नुकसान करती हैं। तो एक लाइफ ऑफ मॉडरेशन जीना चाहिए खाने पीने के मामले में, एक्सरसाइज के मामले में। और ये देखिए गौतम बुद्ध का भी कंसेप्ट है कि एवरीथिंग शुड बी मॉडरेट, नथिंग शुड बी एक्सेसिव और स्केर्स। ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पेशल शो डियर जिंदगी में आने के लिए। अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर अनिल जैन, यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। इन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपनी किडनी, गॉल ब्लैडर, यहाँ तक कि यूरोलॉजी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें उनका कैसे ख्याल रख सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, पानी का सही मात्रा में सेवन करें, एक्सरसाइज करें, हो सके तो बाहर के पैक्ड फूड्स जो हैं वो खाने से बचें। एक बार फिर होगी मुलाकात एक नए मेडिकल एक्सपर्ट के साथ, तब तक आप देखते रहिए डियर जिंदगी। This show was sponsored by Narayana Medical College and Hospital.